राकेश जी, गडकरी जी का ब्रेन 200 करोड़ रुपए महीना, और ये कहीं ना कहीं फिर इससे बात उठती है और फिर वो उसमें कहीं आपको आड़े हाथों लिया जाता है। शुरुआत आपसे इस पे की है, क्या जो हो रहा है हम देख रहे हैं देश में कि नेशनल हाईवेज के हाल क्या है, कितने बुरे हैं, टैक्सेस को लेकर स्थिति क्या है, और आप फिर भी इस तरीके की बातें करते हैं। शुरुआत आपसे राकेश अचल साहब। धन्यवाद संजीव जी, सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं। और मैं गडकरी जी से शुरू करने में डरता हूं कि उस सामने विवेक जी बैठे हैं, गडकरी जी के शहर से ही है, वो ज्यादा मैं वहां जाऊंगा, मैंने पहले आधिकारिक। कहा था विवेक जी के पास जाने का, मैंने कहा था आपको सुन के विवेक जी के पास जाऊं। तो गडकरी जी ने अपना मूल्यांकन ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो एक महीने में 200 करोड़ कमाने वाला उनका दिमाग है। और मुझे तो लगता है वो 200 करोड़ नहीं, 200 अरब कमाने वाला दिमाग है। कि आप 500 किलोमीटर की सड़क पर चलिए, गाड़ी खरीदते समय लाइफ टाइम रोड टैक्स पटा दीजिए, और उसके बाद भी आपको टोल टैक्स में 550, 400 किलोमीटर में 550 रुपए और देने पड़ेंगे। तो वो उनका दिमाग तो भगवान ही मालिक है। अब सवाल ये है कि गडकरी जी ने एक पोल खोल दी है कि उनके जो कैबिनेट, जिस कैबिनेट के वो सदस्य हैं, उनके सभी सदस्यों के दिमाग की कुछ ना कुछ वैल्यूएशन है। अब वो वैल्यूएशन कराएंगे तो फिर आईटीआर में भी भरना पड़ेगा कि भैया कितना कितना है। प्रधानमंत्री जी का और होगा, उद्योग मंत्री का और होगा, रेल मंत्री का और होगा। सबके करोड़ों के दिमाग हैं। लेकिन ये एक जो अहंकार जिससे पूरी भारत की राजनीति इस समय सत्तारूढ़ दल की राजनीति जूझ रही है, उसका एक नया प्रतीक है। अभी तक ये अहंकार केवल प्रधानमंत्री जी में और गृह मंत्री जी में झलकता था। अब सबसे विनम्र माने जाने वाले हमारे गडकरी जी में भी झलकने लगा है। और वो सीना ठोक के बिल बिला के कहते हैं कि मैं दलाल नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं नेता हूं और उद्योगपति हूं। तो मेरे ऊपर बेईमानी के आरोप आप नहीं लगा सकते। उन पर आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाए थे। पवन खेड़ा ने एक पत्रकार वार्ता में, जो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने वाला मामला था, तो आप देखिए आदमी कितना बिलबिला जाता है जब आप उसके बर्म पे हाथ रखते हैं कि उन्होंने ये तो बता ही दिया कि उनका ब्रेन 200 करोड़ रुपए महीने कमाता है। उन्होंने ये भी बता दिया कि उनका बेटा कितना कमाता है। ईरान से भर के लाता है सेव, फिर वहां भेज देता है केले 1,000 कंटेनर, फिर यहाँ से मछली भर के भेज देता है ऑस्ट्रेलिया, 26 उसकी चावल मिले वगैरह वगैरह। अरे भाई, जब इतना सब कुछ है तो राजनीति से हाथ जोड़ो, अपना धंधा देखो, कोई दूसरे आदमी को काम करने दो। लेकिन सत्ता में रहे बिना ये जो 200 करोड़ का ब्रेन उनका है, वो 2 रुपए का रह जाएगा। सत्ता से हटते से ये आईडी, सीबीआई, फलाना, ईडी फीडी सब उनके पीछे पड़ जाएगी। तो मजबूरी में पवन खेड़ा के आरोप भी झेल रहे हैं और सफाई भी दे रहे हैं। और सफाई ऐसी, जैसा आपने कहा कि सीना ठोक के दे रहे हैं कि एथेनॉल मामले में नीति हमने बनाई है, पैसा कोई भी कमाए, इससे क्या, वो मेरा उनका खुद का लड़का हो सकता है। तो ये भ्रष्टाचार का एक बहुत प्रबल और उदाहरण है। लेकिन चूंकि बहुत गडकरी जी ने कहा है कि वो संत नहीं है, वो नेता है, तो नेता है निश्चित तौर पर। संत होते फिर 200 करोड़ का दिमाग थोड़ी होता, उसमें तो फिर कुछ दूसरी चीजें भरी होती। तो इस समय केवल गडकरी जी का दिमाग नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जहां जहां जो लोग हैं, चाहे वो गडकरी जी हो, चाहे शाह हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सबके दिमाग करोड़ों के हैं। और इस लिहाज से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया है, उससे हमें डरने की जरूरत है। हम करोड़ों कमा सकते हैं अपने दिमाग से। जी राकेश सर, आपसे चाहूंगा टिप्पणी। ये जो अब कितने दिन तक आप कह रहे हैं ना बकरी की अम्मा कब तक करोड़, ये जो बहुत बड़ी बात है कि बिहार बहुत कुछ तय करने वाला है, देश की दिशा दशा और अगली राजनीति, प्रतिक्रिया आपकी। और निश्चित तौर पर ये अभी जो टेम्पो बना है राजनीति का, उससे लगता है कि बिहार भविष्य की राजनीति तय करेगा। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि बिहार के चुनाव होने तक ये टेम्पो बना रहे, बिहार के चुनाव होने के बाद भी बना रहे, तब ये कुछ होगा। लेकिन अभी जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट की क्लिप दिखाई, तो मैं बताऊं कि जैसे दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश में, उनका इकबाल कम हुआ है, वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इकबाल कम हुआ है। और वो हुआ। इसलिए कि वो आधे अधूरे फैसले देते रहे। कल ही सोमवार को माननीय कोर्ट ने वक्फ बोर्ड कानून पर फैसला दिया। मांग थी कि आप ये कानून रद्द करो, उन्होंने कहा नहीं, पूरा कानून हम रद्द नहीं कर सकते, हम तो ये 3-4 मुद्दे हैं, इन पे स्टे कर देते हैं, अंतरिम राहत देते हैं। अब दूसरी तरफ वो घुड़की दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि हम पूरा रद्द कर देंगे। तो चुनाव आयोग को भी पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा रद्द नहीं करेगा। जैसे कानून रद्द नहीं किया वक्फ बोर्ड का, ऐसे ये भी रद्द नहीं करेंगे। इसमें भी अंतरिम राहत दी के 12वां सबूत आप हमारा आधार कार्ड जोड़ लो, जोड़ लेंगे। लेकिन जो हरकत कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक
कोई स्पष्ट ना निर्देश दिया है ना फैसला दिया। अभी 7 तारीख को इस मामले में फिर सुनवाई है अक्टूबर को। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अब आधे अधूरे फैसले देने के बजाय एक स्पष्ट फैसला दे, एक स्पष्ट निर्देश दे, जिससे ये जो समस्या राष्ट्रव्यापी हो गई है इस पर विराम लगे। या तो माननीय अदालत कहे कि SIR नहीं, तो या ये कहे कि ठीक है भैया जैसे तुम कर रहे हो हमारा तो आधार कार्ड जुड़वा दो, तो वो चल जाएगा काम। तो इस समय असहाय है माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए हर फैसले पर सुरक्षित रख लेते हैं। अभी 2 दिन पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला था, तो संविधान पीठ में सुनवाई हुई, 12 दिन चली, सब कुछ हुआ, फैसला सुरक्षित। जैसे एक वक्फ कानून का फैसला सुरक्षित रखा था ना, आज मौका देखा तो धीरे से कह दिया कि भैया 3 तक पे हमने अंतरिम राहत दे दी है, पूरा नहीं रोकेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में भी जिस दिन भी फैसला सुनाया जाएगा ऐसे ही फैसला आएगा। तो ऐसे फैसले से जब आते हैं तो लोग डरते नहीं है, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा दरिया दिल है, सबको राहत थोड़ी थोड़ी देता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी वैसे ही कि आधा गिलास भरा आधा खाली, हम अपनी जीत देखते हैं, वो अपनी जीत देखते हैं, ऐसा होता है। आप ठीक कह रहे हैं, एक पूरा मैं विवेक सर आपसे दूसरे एंगल से जानना चाहूंगा, जो बिहार में सब कुछ चल रहा है। देखिए बीच में था कि अध्यक्ष पद को लेकर जो एक शमशीरें तो आज भी खिंची हैं, लेकिन कहीं कुछ जो राहुल गांधी का जो है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब 17 सितंबर कल है कि वो जो उनका हाइड्रोजन बम, लेकिन हाइड्रोजन बम और सबके बीच में बिहार को लेकर संघ मुख्यालय पर किस तरह की सुबगाहट है? आप तो बहुत निकट वहां रहते हैं, आप सारी चीजों से भिज्ञ होते हैं। बिहार को लेकर क्या रुख निकलता दिखता है? क्योंकि बिहार बहुत यक्ष प्रश्न है। आप बार बार कहते हैं कि ठीक है बीजेपी के लिए तो सब कुछ करेंगे, मोदी शाह की बीजेपी, और अभी जो सीन है सब पर क्या सूचना है आपके पास है, वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिएगा विवेक सर। संघ क्या सोचता है बिहार के बारे में? मुझे लगता है कि संघ पूरी तरह से बीजेपी के साथ में वहां मिलकर काम करेगा, क्योंकि पहली बार मतलब वोट चोरी का इल्जाम लगाने के बाद पहली बार कोई बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने अगर खड़ा है तो बिहार के चुनाव के रूप में खड़ा है। अगर ये वैक्यूम में होता, मतलब आज इस आरोप लगने के आजू बाजू के अवकाश में अगर कुछ दूसरी चीज नहीं होती तो बात अलग थी, लेकिन तुरंत बिहार का चुनाव आया है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने कि इस आरोप को जो तथ्यों के साथ पेश किया गया है, भले ही आप उसको नकार दें, लेकिन ये चिपकता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी को ये चिपक रहा है। इससे पहले 2019 में जब चौकीदार चोर है का नारा लग रहा था तो वो बिल्कुल भी बीजेपी के खिलाफ नहीं गया, उल्टा वो बीजेपी को फायदेमंद साबित हुआ और वो अपोजिशन के खिलाफ गया, और लोगों ने राहुल गांधी पर उसको लेकर ताने कसे थे। तो अब भी चोरी का आरोप है। 2019 और 2025 में इतना अंतर आया है कि मोदी जी की साख भी धीरे धीरे गिरती गई, और आज के मोदी जी और 2019 के मोदी जी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप सोशल मीडिया पर जिस तरह से फॉलोइंग राहुल गांधी का बढ़ा है, उसके फिगर्स अगर आप देखें तो मोदी जी बहुत पीछे रह गए। तो ऐसी परिस्थिति में वो चोरी का आरोप और ये बार इस बार चोरी का आरोप, इसमें जो एक हमको फर्क दिख रहा है कि वो बात बीजेपी के पक्ष पे जा रही थी और ये बात बीजेपी के खिलाफ जा रही है, ऐसा चुनाव से पहले हमको दिख रहा है। लेकिन वो बीजेपी है, और बीजेपी का ये बीजेपी ने जो पिछले 10-11 सालों में राजनीति में और पर्टिकुलरली चुनावी राजनीति में जो एक बदलाव लाया है वो ये है कि राजनीति में बीजेपी को कितने भी सेटबैक मिले, वो सारे सेटबैक जो है वो चुनाव में रिफ्लेक्ट नहीं होते, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे कोविड का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे बालाकोट हो, जो भी है वो, टेररिस्ट अटैक हो, कोई भी चीज जो है, भ्रष्टाचार के आरोप हो, वो मोदी जी के खिलाफ नहीं जाती है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाती है। पहली बार ऐसी परीक्षा होगी बिहार के चुनाव के रूप में कि ये जो आरोप लगे हैं वो कितने बीजेपी को चिपके हैं, क्या इतने चिपके हैं कि इससे बाहर आना बीजेपी को मुश्किल है और बीजेपी ये चुनाव हार ही जाए। बीजेपी ने ये किया है कि राजनीति में कितने भी सेटबैक मिले, चुनाव तो वही जीतेंगे। पहली बार मुझे लगता है कि इतना बड़ा चैलेंज बिहार में है कि अगर वो बिहार का चुनाव जीत जाते हैं तो ये, मैं अभी कोई प्रिक्लूड नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर रहा हूं कि बिहार में अपोजिशन ही जीतने जा रहा है, मैं नहीं करूंगा, ये रिस्क मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव जीतने के सारे
तरीके मास्टर कर लिए, चाहे बिल्कुल। कितना भी सेटबैक रहे। तो राइट, आखिर तक मैं बीजेपी को इस कंपटीशन से बाहर है बीजेपी, ऐसा नहीं कहूंगा कि येन केन प्रकारेण बीजेपी जीतने की कोशिश करता है और ज्यादातर जीतता है। बहुत ही जी। कम बार ऐसा हुआ कि बीजेपी हार गई है। तो बिहार में लेकिन पहली बार बहुत कड़ा मुकाबला है और सचमुच कड़ा मुकाबला है, और इस पर भी अगर बीजेपी जीत जाए तो बिल्कुल आप समझिए पक्का कि बीजेपी चुनाव में कुछ तो गड़बड़ियां करती है। एसआईआर जो है वो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनाव जिताने में बीजेपी को मदद एसआईआर ने की है।